अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। आज हम ज्वाइन कर रहे हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब, सीनियर सहाफ़ी। बात करेंगे जो बार बार वसीम अकरम प्लस के बारे में कहा जाता था कि उनकी जो कारकर्दगी है पंजाब सूबे में वो शायद उस तरह नज़र नहीं आ रही जिस तरह नज़र आनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, जिन्होंने 2018 में सबसे बड़े सूबे की सबसे अहम लोग कहते हैं हुकूमत संभाली थी, उनके मुतालिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में ही कुछ एतराज़ात लोग उठाना शुरू हो गए हैं। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने कोर कमेटी की मीटिंग में ना सिर्फ इन एतराज़ात को वाज़ेह किया लेकिन साथ में ये भी कहा कि पंजाब सूबे की क्योंकि कारकर्दगी इतनी बदतरीन है तो मरकज़ पर भी प्रेशर आ रहा है, यानी जहाँ PTI की वफाकी हुकूमत बेस्ड है। अब ये देखना होगा कि उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ जो मोमेंटम बढ़ता जा रहा है उसका कोई नतीजा होगा या एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फिर से उस्मान बुज़दार की हमायत करेंगे और कहेंगे कि जो लोग उनके ख़िलाफ़ हैं उनको 3 मज़ीद साल इंतज़ार करना होगा जब अगला इंतखाब होगा। जी जनाब शराजी साहब, हम कल ही बात कर रहे थे जनाब इसी शख्स की और यही सवाल उठा रहे थे कि इनको क्यों लगाया, और आपने बड़ा अच्छा बताया कि पासमानदा इलाका से उनका ताल्लुक़ है। जो ग्रुप्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गिरोह हैं उनका ये ख़ास उम्मीदवार नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, तो एक तरह से आप कहें कि कंसेंसस है या किसी का आदमी नहीं है। ये 2-4 नुकात थे जो आपने सामने रखे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि PTI खुद नाखुश है। मेरा ख्याल में उनकी कारकर्दगी से नाखुश नहीं है बल्कि उनके इंतखाब के ऊपर भी बुनियादी तौर पे जो है वो नाखुश थे, और इसका इजहार ढके छुपे अंदाज में तो ये सारे लोग करते रहे PTI के। लेकिन अब फवाद चौधरी जैसे लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं, तो उन्होंने उनका इजहार भी कर दिया, अगरचे कोनों खुदरों में बैठ के ज़रूर ये बात होती थी और अपने कंसर्न जो प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुँचाते रहे। असद देखें, पंजाब कहते हैं कि मेन बैटल फील्ड है सियासत को ले, जब आप बात करते हो कहते हैं जिसके हाथ पे पंजाब है समझो पूरा पाकिस्तान उसी पार्टी के हाथ में, और माजी में ऐसा हुआ भी है, अफसोस है। तो मेरा ख्याल में यहाँ पे बुनियादी तौर पे एक बड़ा मजबूत और मंझा हुआ सियासतदान चाहिए था, क्योंकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी या दीगर इंतजामी मशीनरी जिसको पिछले 10 साल से कम अज़ कम शहबाज शरीफ जैसे एक बड़े वाइब्रेंट किस्म के एक चीफ मिनिस्टर की आदत पड़ गई थी। पहले तो अपोजिशन जमातें इस इंतखाब के ऊपर सवाल उठा रही थी, आप घर के लोग भी ये कह रहे हैं और बड़ा ठीक कह रहे हैं। एक तो ये है कि देखा जाए तो जो फैक्ट फिगर्स पेश किए फवाद चौधरी साहब ने भी कि 350 अरब का तरक्याती बजट है पंजाब का असद, और हालत ये होगी कि 18 माह का वक्त गुजर गया और सिर्फ 77 अरब रुपए जारी किए गए हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब को बताना चाहिए कि भाई इतनी एहतियात क्यों बरत रहे हैं, ये आपका अपना फैसला है, इसके अंदर क्या विजडम इन्वॉल्व है, या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आपको अप्रूवल नहीं है, आप नहीं जारी कर सकते। तो वजूहात क्या है कि ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो पंजाब को लूज करेंगे, पंजाब को लूज करेंगे तो फिर अगली बारी सेंटर की होगी। तो मेरा ख्याल में कंसर्न्स तो बड़े ठीक हैं, बड़े जेन्युइन हैं, लेकिन अगेन मुझे याद आ रहा है 2013 से 2018 खैबर पख्तूनख्वा के अंदर परवेज खटक साहब के हवाले से भी इसी तरह के कंसर्न्स शो किए जाते थे। जमात के अंदर से लोगों ने असम्बली के अंदर एहतजाज किया, असम्बली के बाहर एहतजाज हुआ, लेकिन खान साहब ने उस वक्त उन लोगों की भी नहीं सुनी। और जैसे आप भी कह रहे थे कि खान साहब का यही जवाब होता है कि उन पे तनकीद करने वालों को 3-3.5 साल मजीद इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल में वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, और ऐसे में कि जब आपसे इत्तेहादी भी नाराज हैं, वो भी आपसे नहीं संभल पा रहे, हर मामले पे आपको जहांगीर तरीन साहब की मदद दरकार होती है, हुकूमत बनानी हो या फिर हुकूमत बचानी हो। पार्टी के अंदर को और शख्स इतना डिवोटेड नजर ही नहीं आता कि जिन मामलात को देखे। तो मेरा ख्याल में बेहतर ये होगा कि अब इस तरह की वॉइसेस बाहर से तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि ये अपोजिशन की जमातें हैं, इनका काम ही तनकीद करना है, लेकिन आपके इतने करीबी दोस्त फवाद चौधरी जैसे लोग अगर ये भी तनकीद करें और ये भी शदीद और बड़े संजीदा किस्म के सवालात उठाएं, तो फिर मेरा ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उन्हें सुनना चाहिए। तो जमात के कारकुनान हैं जो 90 की दहाई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलते आ रहे हैं, वो सब के सब लोग हैं जनाब जो इस बात पर मुत्तफिक हैं
कि उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है वो तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता अब अपनाया जा सकता है? जनाब, आपने पिछले वज़ीर आला साहब का जिक्र किया, उनके बारे में जो दूसरी इंतहा पे आपको तनकीद सुनने को मिलती है वो हम सुना करते थे कि तमाम जो पंजाब हुकूमत की वजारतें हैं एक ही शख्स की जेब में हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ उनको डील नहीं करने आता, जिस तरह वो बड़े बड़े मंसूबे बुलडोज करते हैं और उन पर जिस तरह के सवाली निशान उठाए जाते हैं, या जो उससे भी ज़्यादा मैक्रो किस्म की तनकीद थी कि इस तरह के मंसूबे किए क्यों जाते हैं, ये तरजीह नहीं होनी चाहिए, तरजीह आपकी सेहत होनी चाहिए या तालीम होनी चाहिए। तो इन दो वज़रा आला के बीच जनाब कोई एक थर्ड ऑप्शन मेरे ख्याल से तलाश करना चाहिए कि आप अगर एक इंतहा से दूसरी इंतहा तक पहुंच जाते हैं वो ऐसा क्यों है? और पीटीआई का अब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप नहीं देखना चाहते कि पंजाब सूबे में एक और परवेज़ इलाही साहब सामने आ जाएं या एक और ऐसे लीडर सामने आ जाएं जिनका पंजाब सूबे से ताल्लुक़ है, जो कि शायद आपको किसी और पॉइंट पे या तो मरकज़ में डिस्टर्ब कर सकें या कहीं और, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब उस तरह के कंसेंसस कैंडिडेट लगते हैं जो ना तो किसी को डिस्टर्ब करते हैं, ना किसी के दस्तखतों पर इतराज़ करते हैं, ना तो गिरोहबंदी में ख़ास अपने आप को शामिल करते हैं। एक ऐसे शख्स हैं जनाब जो कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जो सदर चौधरी साहब हुआ करते थे, खामोश आदमी हैं, खामोश लीडर। जी जनाब, फजल इलाही की बात कर रहे हैं। फजल इलाही चौधरी साहब के बारे में कहा जाता था कि कोई उनको ऐवान सदर से रिहा करे, तो अब क्या उस्मान बुज़दार साहब को भी आप सीएम हाउस से रिहा करने को जा रहे हैं? शायद ये बेहतर रहे, क्योंकि जैसे आपने कहा पंजाब सूबा बहुत एक पेचीदा मामला है जनाब, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोविंस है, उसकी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, उसके अपने इश्यूज हैं। तो बेहतर ये नहीं है जनाब कि इस इनसिक्योरिटी से निकल आए कि शायद यहाँ से कोई बड़ा आदमी बन जाए, उस्मान बुज़दार साहब को किसी और अच्छे कैंडिडेट, नजरियाती कैंडिडेट के साथ तब्दील कर लें? नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो कह रहे हैं कि कॉन्सेंसस कैंडिडेट, मेरे ख्याल में ये कंप्रोमाइज कैंडिडेट है, क्योंकि वहां पे दो धड़ों को न्यूट्रलाइज करना था। जहांगीर तरीन साहब का एक ग्रुप है, एक शाह महमूद कुरैशी साहब का ग्रुप है, और कोई ढका छुपा नहीं है, उनके एक दूसरे के खिलाफ बयानात, एक दूसरे के खिलाफ गिले शिकवे सबको मालूम है, अब कोई चीज़ें ढकी छुपी नहीं रही। तो मेरा ख्याल में इब्तदाई तौर पे तो ये एक ठीक अरेंजमेंट थी कि आपने दो ग्रुपों को न्यूट्रलाइज करना था, उनको थोड़ा सा बताना था कि चलो अगर आपको एक को कंपनसेट नहीं किया गया तो दूसरे को भी नहीं किया गया, हम तीसरे बंदे को लेके आ गए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब आप जब पौने 2 साल का या 2 साल का वक्त होने को है और आप इन अरेंजमेंट्स के साथ चलें, मेरा ख्याल में खुद पार्टी को चाहिए कि वो सर जोड़ के बैठे कि आपस की लड़ाई में आप कहीं पंजाब को खोने जा रहे हैं, और पंजाब को खोने का मतलब यह है कि फिर आप जो यहां से एक परसेप्शन बनेगा पार्टी के बारे में, तहरीक इंसाफ के बारे में, वो कंट्री वाइड ट्रेवल करेगा, वो खैबर पख्तूनख्वा तक जाएगा, वो सेंटर में आएगा, वो बाकी जगहों पे जाएगा। और कराची जिसको आप कह रहे हैं कि आपकी एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपने एक नया कोई वहां पे मार्का मारा है, तो वहां तक ये मैसेज बड़ा नेगेटिव जाएगा। तो बेहतर यह है कि आपस की लड़ाई को थोड़ी देर के लिए खत्म करें, मिल बैठें, और फिर जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब एक बड़ा प्रोडक्टिव किस्म का इनपुट दें खान साहब को, और कंप्रोमाइज करते हुए एक ऐसा बंदा लेके आए कि जिसकी कोई पॉलिटिकल स्टेचर बड़ा अच्छा हो, तजर्बाकार आदमी हो, विजन वाला हो, तमाम ग्रुपों की उसको सपोर्ट हो, और बिलखुसूस खान साहब के भी एतबार। तो मेरा वैसे जनाब, आपने जिन गिरोहों की आपने भी बात की, और ये सोचना कि शायद उनके इनपुट के नतीजे में एक ऐसा आदमी आएगा जो बसीरत रखता है, असल में ये सोच इतनी ज़्यादा रवायती है, चाहे उसका एक तरह की एक फ्यूडल सोच हो, एक सरमायाकारों वाली सोच हो, कि इनको भी शायद इस सोच से ज़रा हटना होगा, थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी। और दूसरा जनाब, वक्त कम हो रहा है, वक्फा के और अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। कल यही बात हो रही थी कि सिंध हुकूमत ने बार बार कहा कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध को तब्दील किया जाए, लेकिन आज वफाकी हुकूमत का भी जवाब आ गया है। उनका ये कहना है कि IGP सिंध कलीम अमाम साहब अपने ओहदे पर फायज रहेंगे, और ये उन्होंने कहा सिंध हुकूमत के ख़त के जवाब में कि उनको मुंतकिल किया जाए। जनाब शराजी साहब वही बात करेंगे जनाब कि दो इंतहाएँ हैं, और इधर भी दो इंतहाएँ हैं कि पहले जब सिंध हुकूमत पर भरपूर तनकीद की जाती थी कि आप मुसलसल सियासी बेसिस पर भर्तियाँ कर रहे हैं,
तो हमें ये भी नजर आता है कि जब आईजीपी सिंध आपके उस तरह नक्शे कदम पर ना चले तो उसको भी हटाने की आप कोशिश करते हैं, चाहे एडी ख्वाजा का सारा सिलसिला हो, चाहे कलीम इमाम साहब का सिलसिला हो। तो इधर भी जनाब वफाक तो कह चुकी है कि हम इसको नहीं तब्दील करेंगे। आपको याद होगा कि एडी ख्वाजा साहब पर भी सेंटर ने कहा कि ये सिंध हुकूमत बिल्कुल गलत कर रही है, लेकिन दूसरी जानब से गनी साहब हैं जो कहते हैं कि सिंध पुलिस ही हमारे लिए नायब बन चुकी है। बस असद बात है कि बड़ा अजीब मुल्क है, यहाँ पे सरात मुस्तकीम पे चलें तो आपको हुकूमतें नहीं छोड़ती और सरात मुस्तकीम पे ना चले तो फिर नैब और अदालतें आपको नहीं छोड़ती। सही कह रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है बेचारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान। देखें जिस तरह का क्लेम कर रहे हैं, और मुझे तो फिर अगेन याद आ जाता है 2013 से 18 में जब यहाँ पे मरकज में सिंध की अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी अगेन वहीं पे सिंध में थी, और रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से आपको याद होगा कि जब जब भी उनकी मुद्दत बढ़ाई जाती थी तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल नजर आती थी। और उस वक्त भी इंप्रेशन ये दिया जाता था कि रेंजर्स को जो है वो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज किया जा रहा है, और वो लगता ही है कि पीपल्स पार्टी के खात्मे के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। आपने देखा है कि उसके बाद बहरहाल कराची जैसे शहर जो एक बड़ा फाइनेंशियल हब है, जहाँ से हम बात भी करते हैं कि सबसे बड़ा रेवेन्यू वहाँ से आता है, वहाँ पे बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के हवाले से उस तरह के ऑपरेशन ने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया है और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हुई हैं। अब वही सूरत हाल है कि एक शख्स जो बहरहाल ऑन पेपर क्लेम कर रहा है असद, वो कह रहा है कलीम इमाम साहब फरमा रहे हैं अगर उनके आदाद शुमार आप रिफ्यूट करते हैं तो आप ऑन पेपर करें, ये ना हो कि आप सिर्फ स्टेटमेंट दे दें। वो शख्स कह रहा है कि जी 23% इंक्रीज हुआ है, लोग थानों में आते हैं, FIR दर्ज कराते हैं। स्ट्रीट क्राइम के अंदर बहरहाल छोटा डिक्रीज है बट 7% कमी आई है। इसके साथ साथ उन्होंने 25,000, ये आपको मालूम है कि अगेन मनशियात की स्मगलिंग के हवाले से कहा जाता है कि कराची से गेटवे यहां से जाता है सारा बैरून मुल्क, तो वहां पे अगर 25-26,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसके अंदर कोई मोर देन 20,000 की कन्विक्शन हो चुकी है, गोया कि उनको सजाएं हो चुकी हैं। तो मतलब है कि आप क्या चाह रहे हैं, आपका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि आपने एक IG को साल भर का कोई 13 बिलियन का आप बजट देते हैं और फिर पता चलता है कि आपने उसमें से 5 बिलियन का कट लगा दिया कि आप नहीं दे रहे। पूरे 2019 के अंदर मैं तो फैक्ट फिगर पढ़ के असद हैरान हुआ हूं कि ना तो कोई एक बंदूक एक गोली खरीदी गई है, ना ही नई गाड़ी खरीदी गई है, और आप IG सिंध से कहें कि जी आप परफॉर्म करें, आप जराइम खत्म करें, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। साथ में देखें 3-4 बड़े कलीदी किस्म की चीजें हैं। वो बेचारा कह रहा है, मैं तो बेचारे कहूंगा उसे, कि आपको उसने लिख के दिया 13-14 लोगों के खिलाफ जो पुलिस अफसरान है कि ये करप्ट प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हैं, लोगों को आप हटाएं यहां से। आप उन रिपोर्टों को लेके बैठे हुए हैं। साथ में देखें कि सेफ सिटी का प्रोजेक्ट प्योरली आपका प्रॉब्लम है, भाई आप शहर के अंदर लगाएं सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स को, मेक श्योर करें ताकि पता चले कि कहां से लोग आते हैं, कैसे वारदाता करके कहां चले जाते हैं। वो नहीं कर रहे। फोरेंसिक साइंस एजेंसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी बैठे हुए हैं, आपने कुछ नहीं करना। साथ में वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम है इसके हवाले से मॉडल कोर्ट्स हैं, ये अब IG आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी भाई मेरे ये सारे काम करें खुदा का वास्ते, ताकि हम लोगों को अर्ली ट्रायल करके तो उनको उनके कन्विक्शन करें। जो वो ये काम आपने करने नहीं, वो असल में कह रहे हैं, और ये मैं अभी बस वो डेविल्स एडवोकेट जनाब वो कह रहे हैं, और उनके खत में भी ये सारा लिखा हुआ है कि IGP के दौर में आपने कराची का एक बिगड़ता हुआ सूरत हाल देखा, सिंध का बिगड़ता हुआ सूरत हाल देखा, और जो बदअमनी है वो सबके सामने है। लेकिन जैसे आपने कहा IGP साहब तो खुद कह रहे हैं कि ये तमाम अफसरान हैं जिनको हटाना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ है नोट करने वाली वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने कहा है कि हमने आपके ख़त को प्रोसेस कर लिया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अभी इस पर जो इसको प्रोसेस करेगी और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन वो जो मुद्दत है इंटरिम, जो वो ड्यूरेशन है, उसमें कलीम इमाम साहब IGP रहेंगे, और आप इस तरह कोई एडिशनल IG को वो इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर सकते, वो भी गलत है। हाँ वो भी, और साथ में मैं तो कहूँगा उससे बढ़ के बात करूंगा कि IG कलीम इमाम ने वफाक को अपना फीडबैक दे दिया और बड़े खौफनाक किस्म के हकायक से भी आगाह कर दिया है। तो मैं तो पीपल्स पार्टी के दोस्तों से ये कोई मशवरा दूंगा, गो कि हमारा काम एनालाइज करना है, बट अगर ये हकायक
अगर वो फैक्ट बेस हैं और बड़े बड़े ही संजीदा किस्म के हैं, तो अगर ये मामला फिर एडी ख्वाजा साहब की तरह अदालत में चला जाता है और वफाक की जानिब से इन हकायक को सिंध हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट जहां भी जाता है वहां पे पेश कर दिए जाएं कि वहां पे जो जराइम पेशा लोग हैं उनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है, वहां के चीफ मिनिस्टर साहब किस किस्म की इलीगल डिमांड्स कर रहे थे, वहां की जो पॉलिटिकल रूलिंग फैमिली है वो किस किस्म की इलीगल डिमांड्स कर रही थी, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी जग हसाई होगी। बेहतर यह होगा कि इस मामले को अदरवाइज देखा जाए। जरूर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, आपके हो जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी से भी हो जाते हैं, आईजी से भी हो जाते हैं, लेकिन बेहतर यह होता है कि कोई मिडिल पाथ लेके आप उनको वहीं बैठ के हल करें। ये मामला जब चौक चौराहों में आएगा इन खतूत के जरिए अगर होगा तो इन खतूत के जरिए बहुत सारे वो फैक्ट्स जो मेरे ख्याल में इस वक्त तो वफाकी हुकूमत एहतियात से काम ले रही है, मुझे नहीं बता रही, वो बता भी सकती है। जो मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है ना जनाब, वो ये है कि ऐसा नजर नहीं आता कि कोई कराची के पीछे खड़ा हुआ हो। अब आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सबको अपने एक वो जो उनका एक बहुत देर से एक मजलूम वाला बयानिया चलता आ रहा है कि वफाक हमारी तो बात सुनती नहीं है, लोकल इंतज़ामिया से हमारा मुकाबला है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी हमारे साथ नहीं बैठती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत देर से कह रही है कि हमें वो वसाइल मिल नहीं रहे जिससे हम कराची को तब्दील कर सकते हैं। ये जो सारा पुलिस का इशू है ये भी आपके सामने है। अब ये कहना MQM को भी कि आप अपनी वजारतें छोड़ दें और हमारे साथ आ जाएं, खैर उस पर हम एक मुख्तलिफ भी सेगमेंट करेंगे। PPP तो बहुत देर से कह रही है जनाब कि हमारी कोई बात सुनता नहीं है और हम बिल्कुल ही हेल्पलेस हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब आप वफाक को देखते हैं, ये तो साथ सबके सामने है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत करना नहीं चाहती, लेकिन PTI को इतना तारीखी मैंडेट मिला है। वो शहर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पिछले 30 साल से इतना ज़्यादा वोट दे रहा है कि PTI की वहाँ जीत बिल्कुल नामुमकिन लग रही थी 2018 से पहले। उन्होंने MQM जैसी सियासी जमात को पूरी तौर पर रिजेक्ट किया, PTI को अपनाया, उसको वोट दिया। लेकिन वहाँ भी जनाब आपने अभी देखा सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने अरकान हैं वो आपस में लड़ पड़े। जो कराची के बहुत बड़े लीडर हैं वो वहाँ खड़े कह रहे हैं कि जी आप लोग मुझे कॉल किया करते थे जब आपको टिकट चाहिए थे। तो जैसे आपने KP और पंजाब का भी जिक्र किया, सिंध में भी PTI में ये सारी इंटरनल किस्म की फैक्शनलिज्म शुरू हुई हुई है। कराची शहर का कोई सोच नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल आप ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा मेरा ख्याल में जो फेलियर के अंदर जो एक बहुत बड़ा एक तरह से जो कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट होगा PTI के, वो यही होगा कि पार्टी के अंदर जो एक यूनिटी होनी चाहिए, पार्टी के अंदर जो एक विजनरी अप्रोच होनी चाहिए, फिर हौसले के साथ आगे बढ़ने का जो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सारी चीज़ें मिसिंग हैं। गवर्नमेंट मिल गई है, इक़्तिदार मिल गया है, अब ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। कोई शहर की ओनरशिप लेना चाहते तो दूसरे को एतराज़ होता है, कोई दूसरा लेता है तो तीसरे को एतराज़ हो जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह की अप्रोच के अगर कुछ होना है तो मेरे बलबूते पे हो, मैं उसको लीड करूं, दूसरा लीड ना करे, तो मेरा ख्याल में इस तरह तो फिर चीज़ें आगे बढ़ने वाली नहीं है। और खान साहब अगर इन मामलात को एड्रेस करने में नाकाम रहते हैं और कंप्रोमाइज़ किस्म के डिसीजन लेते हैं, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, वो चीफ मिनिस्टर्स का इंतखाब हो या बाकी लोगों का इंतखाब हो कि आपने फैसल वाडा साहब जैसे लोगों को या अली जैदी साहब जैसे लोगों को, और वो लोग कि जो बड़े अरसे से पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं और बहरहाल जिनका कंट्रीब्यूशन आपको क्राइसिस से निकाल भी सकता है, अगर आप उनको नहीं सुनेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में यही होगा कि अगर आप बड़े शादियाने बजा रहे थे 2018 के इलेक्शन में कि हमने कराची को MQM से छीन लिया है, अब हमारा वो कराची अब हमारा है, अब वक्त आ गया कारकर्दगी दिखाने का, खसूसी तौर पे कराची शहर में। वक्फा लेंगे और अगले डिस्कशन जारी रहेगी। बात कुछ MQM और सिंध पर भी बात करेंगे और उसके बाद बलूचिस्तान पर भी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। मुस्तकिल बर्फबारी और बारिश और तारीखी लो टेम्परेचर्स के बाद बलूचिस्तान में 14 लोग जाँ बहक हुए हैं और एक बहुत बड़ा बहरान नज़र आ रहा है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज सुलेमान खान जो कि 30 साल के शहरी हैं और बार बार उन्होंने बलूचिस्तान के लोग जो बर्फ़ में उस तरह आपको नज़र आ रहे थे, उन्हीं कंडीशंस में टुट रहे थे, स्ट्रैंडेड थे, उनको बचाया था।
उनको कहा कि हम सबको इसी तरह की सेल्फलेसनेस दिखानी चाहिए। शराजी साहब, दो चीज़ें जनाब, एक तो जो बलूचिस्तान में हो रहा है, सर कहते हैं कि उसको मीडिया तरजीह नहीं देती, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर से हो, चाहे वहाँ के लोग के जो शिकायत हैं उससे हो, चाहे अब जिस तरह आपने देखा एक पूरी एक क्राइसिस है वहाँ, उस तरह की प्रायोरिटी नहीं मिल रही, कवरेज नहीं मिल रही, उसको किस तरह तब्दील किया जाए और इस तरह के क्लाइमेट क्राइसिस से किस तरह बलूचिस्तान में आप लोगों को महफूज रख सकते हैं? एक तो मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई क्लेमिटी आती है असद, तो अगर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने जाके लोगों को रेस्क्यू करना है तो फिर आपने जो NDMA के नाम से कितना बड़ा इदारा बना दिया है कि नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी, और कहा यह जा रहा है, अब बताया जा रहा है कि उस इदारे के पास एक हेलीकॉप्टर भी नहीं है खैर से। तो मैं तो हैरान होता हूं कि इतने बड़े इदारे आपने बना दिए हैं, इतनी भारी भरकम तनख्वाहों पे आपने लोगों को रख लिया है, दफातर उनके सूबाई मरकजी पता नहीं कहां कहां बना दिए हैं, और हालत यह है कि उस मुल्क में जलजला आए, सैलाब आए, या अब जो नई क्लेमिटी आई है वहां पे बर्फबारी और बारिशें हुई हैं, हमें तो या पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज नजर आती हैं लोगों को रेस्क्यू करते हुए असद, या फिर कहीं ना कहीं जो गैर सरकारी तंजीमें NGOs उनको कहा जाता है वो कहीं नजर आती हैं। ये इदारा तो हमें इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर में, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जरूर नजर आता है, बाकी इसका कोई कंट्रीब्यूशन माजरत के साथ मुझे नजर नहीं आया। तो अगर खुदा का वास्ता आपने इदारा बना दिया तो उस इदारे को वसाइल दें, उसके पास वो एक्सपर्टीज भी लेके आए। दुनिया भर में ऐसा होता है कि इस तरह के इदारे अपना काम कर रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखें, फायर फाइटर्स वहां पे उन्होंने अपनी जिंदगियां भी दी हैं, लेकिन वहां पे एक बड़ा मरबूत इदारा है जो अपना काम कर रहा है। यहाँ पे इदारे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उससे ज्यादा नहीं है। मुझे तो याद आ रहा है कि जब वहां पे दहशतगर्दी अपने अरूज पे थी और कहा यह गया था कि 43% ऑफ द कंट्री है इस वक्त असद बलोचिस्तान, बिल्कुल है, और पूरे सूबे में सिर्फ एक हॉस्पिटल के अंदर एक वेंटिलेटर था जी। तो हालत यह है कि दूर अफ्ताद इलाकों में जब इलेक्शन के दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं तो कई घंटे लगे हैं, 10 से 12 घंटे लगे हैं जख्मियों को हॉस्पिटल्स में लाने के लिए। तो ये हालात हैं आपके एक ऐसा बड़ा सूबा कि जो बहरहाल आपको नेचुरल रिसोर्सेज की शक्ल में बहुत कुछ देता है, इतने अरसे से इग्नोर हो रहा है। मुझे तो 1991 में जब मैं सफ़र कर रहा था बलूचिस्तान में, और एक दूर अफ्तादा दालबंदीन का डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ट्रेन रुकी है, और हम मकामी लोगों से बात कर रहे थे, तो वो जो वाटर टैंक था बड़ा, उसके नीचे इंतजार कर रहे थे पानी का। तो हमने पूछ लिया कि जी क्या है, उन्होंने कहा जी क्या बताएं, क़याम पाकिस्तान से जब अंग्रेज जहाँ पे बादशाह था तो ये हर मंगल के को पानी बाकायदगी से आता भी था और मुफ्त मिलता था लोगों को, और जब से पाकिस्तान बना है अब ये ना तो तवातर से पानी आता है और ना फ्री में मिलता है, पैसे देने पड़ते हैं लेकिन पानी आता भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें देखना चाहिए कि वहां के लोग जो फिर हमसे गिला शिकवा करते हैं और हमसे नाराज होते हैं, फिर हम उनको फरारी, कभी बागी, पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। तो खुदा का वास्ता है, वहां के सेनेटर्स ने सेनेट के अंदर, बल्कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब से भी कहा कि आप भी मुजाहरे में हमारे साथ शरीक हों कि जिस सूबे से गैस निकल रही है वहां पे चूल्हे ठंडे हो गए, वहां पे लोगों को कुछ गैस नहीं मिल रही। हमारे वहां पे जाम कमाल साहब चीफ मिनिस्टर तो बन गए माशाल्लाह, उन्होंने क्या किया, एक 6 साल का बच्चा कि जो सर्दी में ठिठर रहा था उसको अपने आप ऑफिस में बुलाते हैं, एक जैकेट पहनाते हैं, 1 महीने का राशन देते हैं, और आप मीडिया को सारी खबर की जीनत बनाते हैं। खुदा का वास्ता ये इकदाम हैं जिनके जरिए आप वहां लोगों की मिजरीज को दूर करेंगे। आपको तो फील्ड में होना चाहिए, आप वहां पे जाएं कि जहां पे 1 हफ्ते से लोग फंसे हुए हैं, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, जहां पे 114 लोग अब तक मर चुके हैं, और कल से एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है असद वहां पे बर्फबारी और बारिश का। तो मैं समझता हूं कि बजाय ये कि आप वज़ीर-ए-आला हाउस में बैठ किस तरह के आप अपने वीडियोस और आप तस्वीर बनवाएं बच्चों के साथ, आपको फील्ड में होना चाहिए, आप लीड करें। आप उस सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अगेन ना तो वो कुछ कर रहे हैं और ना इत्तेहादी जो मरकज में बैठे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर साहब, वो भी एक ट्वीट कर देते हैं, उनको बड़ा एक तरह से दुख का इजहार करते हैं कि वहां पे लोग मर गए हैं। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मुजफ्फराबाद तक वो भी जाते हैं और वहां हॉस्पिटल का दौरा करके वापस आ जाते हैं। लेकिन जो वजारत अमूर कश्मीर है, या फिर अगेन जैसे हम बात करें बलूचिस्तान की, कहीं पे उनका मुतहर्रिक होता हुआ नहीं देख रहे कि जिसके नतीजे में हम कहें कि वजीर आला
टीम को लीड कर रहे हैं और वहां पे एक बड़ा ऑपरेशन हो रहा है जिसके नतीजे में लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो बड़ी बदनसीबी है। और इससे भी बढ़ के जनाब जो आपने माजी में भी जो कैलामिटीज देखी, उनको उनमें मीडिया अखबार जब उनको वाजे करता था, डिसेमिनेट करता था, उनका बहुत एक अहम किरदार था कि आप इसी तरह से लोगों के दिलों में दर्द पैदा करें, उसी तरह लोगों को आप एक तरह से मुतहद कर सकते हैं कि हमने इस चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ना है, लोगों को बचाना है, महफूज रखना है। लेकिन बलूचिस्तान सूबे में जब इस तरह की कलामिटी आती है तो बड़ा एक अजीब तरह का एक आपको एक परफॉर्मेंस नज़र आती है मीडिया के हवाले से, आपके जो न्यूज़ मेकर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, उनके जानिब से भी। बेहतर है कि ज़्यादा कवरेज आप दें उनको, जो डे टू डे सियासी बयानात हैं उसको अगर आप एक लम्हे के लिए पार कर देंगे, आपकी रेटिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके जनरल जो लोग आपको देखते हैं उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसी चीज़ को बार बार आप अटेंशन दें, कवरेज दें, ताकि लोगों के जहनों में वो बात रहे और एक तरह की जो तरजीह बन जाती है, हुकूमत की जानिब से तरजीह बन जाती है, उसको भी आप सामने रखें। वक्फा लेंगे और अगले हिस्से में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल और महंगाई के बारे में तो बार बार हमने सुना, लेकिन आजकल पंजाब सूबे में बार बार ये भी सुनने को मिल रहा है कि आटे का बहरान है और नज़र भी आ रहा है, लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं और बार बार जो इस पर सवाल जो उठ रहे हैं, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से हों, चाहे वो आपकी अपनी इत्तेहादी सियासी जमातें से हों, वो भी सबके सामने है। इत्तेहादी सियासी जमातें भी पीटीआई की ज़्यादा खुश नहीं हैं, बार बार उनको रिकॉन्साइल करने की कोशिशें जारी हैं। बीएनपी, मैंगल हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, तीनों ने पिछले 2-4 हफ्तों में अपने रात जाहिर किए हैं। कुछ का 6 माह 7 माह पुराना सिलसिला है। बीएनपी तो कुछ सालों से वही बातें कर रही है और कह रही है हमारे मुतालबात को उस तरह सुना नहीं जा रहा जिस तरह सुनना चाहिए। जनाब शराजी साहब, इधर लग रहा है कि एक 2 पॉइंट इशू है जनाब। एक तो हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस है और दूसरी तरफ जो अब इस तरह का आपने क्राइसिस देखा, आटे का जो क्राइसिस है, उससे भी लोग इंतहाई नाखुश हैं। इस पे हैरान होता हूँ कि बजाय ये कि हुकूमत इस बात को तस्लीम करे कि हाँ वाकई महंगाई बढ़ गई है, लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, लोगों के लिए अब रोज़मर्रा अशिया ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है, बल्कि बजाय ये इस बात का एतराफ़ करते हैं कि शेख रशीद साहब जैसे बड़े सीनियर मिनिस्टर और जो बड़े बाएतमाद साथी तस्वर होते हैं इमरान खान साहब के, वो फरमा रहे हैं इस वक्त असद के लोग नवंबर दिसंबर में आटा रोटी ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए आटे की किल्लत पैदा हो गई है और उस वजह से कीमतें ऊपर चली गई हैं। और भाई शेख साहब, आप लोगों के पास जाएं, लोगों ने अपना खाना 3 के बजाय 2 वक्त का कर दिया, किसी ने 2 से 1 वक्त का कर दिया है और आप फरमा रहे हैं कि शायद लोग रोटी ज़्यादा खा रहे हैं। अब आप जो लंगर खोल रहे हैं, लंगर इसीलिए खोल रहे हैं ना कि लोग अब खुद खाने के काबिल नहीं रहे, तो अब लंगर खानों का रुख कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में हुकूमत को इधर थोड़ा सा हल्का सा इख्तिलाफ जनाब के यहाँ आप एक प्रॉपर एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाह रहे हैं, एक एहसास प्रोग्राम आपने शुरू किया। यहाँ वैसे भी गरीबों के लिए हमदर्दी बहुत कम है। अब ये JUIF के लोग कहते हैं कि जी आपने लंगर खोल दिया। भाई आप कुछ और बता दो, आप मुतबादिल बता दो। ये कुछ सूप किचन्स हैं और ये एक नुक्ता है, फहरिस्त काफ़ी तवील है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ आटे के क्राइसिस के हवाले से, इन बहुत ही बुरे कार्टेल्स के हवाले से, और इन कार्टेल्स के मालकान आपके हुकूमत के सफ़ों में बैठते हैं। ये जो आपके जो अपने इत्तेहादी हैं BNP मैंगल के, आप 6 नुकात उठाएं, उन पर आपने एक नुक्ते पर भी अमल दरामद नहीं हो पाया। लेकिन जो एहसास प्रोग्राम है, जो सूप किचन्स हैं, जो गरीबों की तरफ हाथ बढ़ाना है, जो बेस्ट को रैशनलाइज करना है, बुनियादी तौर पे ये अच्छे काम हैं और इनको हमें ज़्यादा देखना चाहिए। लेकिन असद वो लंगर खानों तक तो महदूद नहीं रहने चाहिए। लोगों को स्किल्स दें आप, लोग सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर लोगों को कम से कम जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आटा है, चीनी है, दालें हैं, वो कम से कम मिलनी चाहिए। तो कितने लोगों को 22 करोड़ के इस मुल्क के अंदर कितने लोगों को आप लंगर खानों के जरिए आप फीड करेंगे? नहीं हो सकता, ये कोई वर्केबल आइडिया नहीं है। बेहतर ये होगा कि इतनी बड़ी यूथ आपके पास है, BSP के पास बहुत बड़े फंड्स हैं, उनको यूज करें, इनको स्किल्स को सिखाएं ताकि ये मुल्क के अंदर भी इनकी को प्रोडक्टिव होंगे, मुल्क के बाहर भी एक बड़ी मार्केट है, वहां पे हम बेच सकते हैं। रादर ये है कि आप इनको एक तरह से आप
एक मखसूस मुद्दत के लिए आप पैसे देंगे तो आप समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा वर्केबल आइडिया। बेहतर ये होगा कि हमें एक प्रैक्टिकल मजलिस की तरफ जाना चाहिए, उसके ज़रिए हम चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। शिराजी साहब, मेरा और आपका फिर इस पर एक सेपरेट प्रोग्राम होगा। फिलाही पॉलिसीज़ कौन सी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा तामीरी इक़दामात कौन से हो सकते हैं, कि काफ़ी एक फ़िलोसॉफ़िकल डिस्कशन हो जाती है कभी कभी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे इफ्तिखार शिराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए। इजाज़त दें, कल तक खुदा हाफ़िज़।